Good morning to all. Welcome to the lecture of industrial engineering subject. In previous lectures, we have discussed about what is industrial engineering's basics and what is an industrial engineering. In last lecture, we have left the point of productivity. Today we are going to continue from that. तो आगे के लेक्चर में जो हमने प्रोडक्टिविटी पॉइंट के ऊपर हमने हमारा लेक्चर ओवर किया था। आज हमारा लेक्चर उसी पॉइंट से हम आगे बढ़ाते हैं। अभी हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वो चल रहा है, वो एक दो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू जंप इनटू सेकंड चैप्टर विच इज वर्क स्टडी। तो व्हाट इज प्रोडक्टिविटी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ILO के द्वारा दी गई है, उसको पढ़ते हैं। द रेशियो बिटवीन आउटपुट ऑफ वर्क एंड इनपुट ऑफ रिसोर्सेस used in process of creating wealth is known as productivity। ये जो डेफिनेशन है वो ILO मतलब कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी गई है। उसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो प्रोडक्टिविटी इज आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, प्रोडक्टिविटी क्या है? आउटपुट बाय इनपुट, और आउटपुट अच्छी क्वालिटी का और डिफाइंड टाइम में जो आ रहा है वो आउटपुट। मतलब कि आपको डिफाइंड टाइम का आउटपुट काउंट करना है। फॉर एग्जांपल एक दिन में कितना आउटपुट मिल रहा है, 1 आवर में कितना आउटपुट मिल रहा है, और उसकी क्वालिटी जो है वो स्टैंडर्ड से मैच कर रही है या नहीं। ये जो आउटपुट है उसको आप इनपुट से अगर डिवाइड कर दें तो उसका जो आंसर आएगा वो आपकी प्रोडक्टिविटी है। आउटपुट और इनपुट में डिफरेंस होता है क्या? यहाँ ये जो इक्वेशन है आउटपुट बाय इनपुट, उसमें से ये एक क्वेश्चन जो है वो रेज होता है कि आउटपुट और इनपुट में डिफरेंस क्या होता है। जितना आप इनपुट देंगे उतना ही तो आउटपुट मिलेगा। सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए कि आप किसी गोल्ड या सिल्वर की दुकान में हैं, तो आप 1 ग्राम गोल्ड देंगे तो सामने आपको 1 ग्राम गोल्ड का जो भी पीस आपको चाहिए वो मिलेगा। तो प्रोडक्टिविटी में जो वेस्ट होता है, कोई भी प्रोसेस होती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वेस्ट होता है। वो वेस्ट जो है आपके आउटपुट में से कम हो जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी आमतौर पे परसेंटेज में आती है, और 100% प्रोडक्टिविटी जो है वो पॉसिबल नहीं है। आपकी प्रोडक्टिविटी राइज हो सकती है, 20% राइज, 25% राइज, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि 100% प्रोडक्टिविटी है। मतलब कि आपका इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट कभी नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो वेस्ट होगा ही। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन इंडस्ट्री या इकोनॉमी को एज अ होल कंसीडर करके दी गई है। अब यहाँ पे इनपुट में जो रिसोर्सेस हैं वो आएंगे, और आपको ये मालूम है कि रेशियो भी अगर उसी चीज का हो सकता है जिसमें आपका डिनोमिनेटर हो, उसी चीज का रेशियो हो सकता है। मतलब कि डिनोमिनेटर और नोमिनेटर
दोनों का यूनिट्स अगर सेम है तभी आप उसका प्रॉपर डिवीजन देख सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए अगर आपके पास यूनिट सेम नहीं है तो उसका जो भी डिनोमिनेटर होगा उसके पर में आ जाएगा। मतलब कि अगर आपका डिनोमिनेटर है हेक्टर और आपका मान लीजिए रिसोर्सिस है क्रॉप, आपका आउटपुट जो है वो क्रॉप और आपका इनपुट जो है वो लैंड है जो कि हेक्टर में है या एकर्स में है, तो आपको जो भी आउटपुट मिलेगा वो परसेंटेज में नहीं मिलेगा बल्कि क्रॉप जो किलोग्राम में होगा पर लैंड मतलब कि जो एकड़ या हेक्टार्स में होगा। और प्रोडक्टिविटी जो है वो रिलेटिव स्टैंडर्ड हो जाएगी कि इनिशियली कितना था और अब कितना है, तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई कि कम हुई। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी आप समझ गए होंगे कि प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। और ये एक रिलेटिव टर्म होता है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, इससे भी ये चीज मालूम होती है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, अ वर्कर वाज प्रोड्यूसिंग 100 पीसेस ऑफ पेन per hour. Now he is able to produce 130 pieces after undergoing a training session. So productivity of worker has increased by 30%. तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी और सिमिलर दूसरा टर्म्स है इफेक्टिवनेस, इसके बारे में भी हम आगे की स्लाइड में डिस्कशन करेंगे। लेकिन प्रोडक्टिविटी में कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो आपने जैसे देखा यहाँ पे कि वर्कर ट्रेनिंग सेशन में जाता है उसके बाद उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। इसका अर्थ यह है कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो कि प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। और एज एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर आपको हमेशा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के ऊपर ही फोकस करना होगा। तो आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो फैक्टर हैं, बेसिक दो डिवाइड किए जा सकते हैं दो क्लासिफिकेशन में। पहला है कंट्रोलेबल और इंटरनल फैक्टर्स और दूसरा होता है अनकंट्रोलेबल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। यहाँ पे कंट्रोलेबल या इंटरनल फैक्टर्स में कौन कौन से बताए गए हैं, तो सबसे पहला बताया गया है प्रोडक्ट जो कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोड्यूस होना चाहिए या आपके स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से प्रोड्यूस होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट फैक्टर व्हिच इज अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। किस तरीके से कि अगर आपने हायर स्टैंडर्ड सेट किया है तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी रिलेटिवली लो हो जाएगी क्योंकि आपको वहां तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है। और अगर आपने लोअर स्टैंडर्ड फिक्स किया है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी लेकिन स्टैंडर्ड घट जाएगा। जैसे कि एप्पल आईफोन है, उसके कुछ ही पीसीस अवेलेबल रहते हैं। उसी तरह अगर कोई और कंपनी है जिसने मास प्रोडक्शन कर दिया है लेकिन उसके पीसीस जो है उसके स्टैंडर्ड अप टू द मार्क नहीं है, तो वो आपको हर जगह मिलेंगे। तो प्रोडक्टिविटी में आपका जो प्रोडक्ट है जो उसकी आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद सेकंड है प्लांट और इक्विपमेंट। तो ये तो एक सिंपल सी बात है कि अगर आपका प्लांट और इक्विपमेंट अच्छा है, उसकी अवेलेबिलिटी अच्छी है, वो इक्विपमेंट उस तरीका का है जो आपके आइडियल टाइम को कम करता है, तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल आपके पास घर में अगर ड्रिल मशीन है और आपको ड्रिल मशीन से कोई भी फ्रेम लगानी है या फिट करनी है
तो आप ड्रिल मशीन से तुरंत ही वो स्क्रू ज्वाइन करके आप जो फोटो फ्रेम आपको फिक्स करनी है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आप हथौड़ी लेके आपको बहुत एफर्ट भी लगाना पड़ेगा और आपका टाइम भी ज्यादा जाएगा। इसी पैरामीटर को मद्देनजर होते हुए एक और ऐसा फैक्टर है जो है टेक्नोलॉजी। आपको ये मालूम है, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि टेक्नोलॉजी में अब ऑटोमेशन आने लगा है। ऑटोमेशन मतलब कि आपको सिर्फ एक कमांड देने की जरूरत रहती है और आपका जो वर्क है वो ऑटोमेटिकली होता रहता है। तो जितना ज्यादा ऑटोमेशन रहेगा प्रोडक्टिविटी उतनी ही अच्छी रहेगी और स्टैंडर्ड जो है वो आपके स्टैंडर्ड मेंटेन रहेंगे। उसके बाद है मटेरियल, तो कि आपका रॉ मटेरियल और उसके हिसाब से आप उसमें कितना खर्च कर रहे हैं ये भी आपकी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करता है। उस कितना एनर्जी कंजप्शन करता है वो भी। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स में क्या आता है, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। कि जैसे हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा, वर्कर को ट्रेनिंग दी जाती है और अगर उसके वेजेस बढ़ा दिए जाते हैं तो उसको मोटिवेशन और ट्रेनिंग मिलते हैं तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। फिर तीसरा है वर्क मेथड्स। तो वर्क मेथड्स क्या है, इंप्रूवमेंट इन द वे ऑफ डूइंग थिंग्स। मतलब कि आप जो काम कर रहे हैं उसी में कुछ थोड़ा थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन लेके आते हैं तो कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। उसके बाद है मैनेजमेंट स्टाइल। मैनेजमेंट किस तरीके से कम्युनिकेशन करता है, उसकी पॉलिसीज किस तरीके से वर्कर को इफेक्ट करती है, वो सब भी फैक्टर जो है वो, ये सब फैक्टर भी प्रोडक्टिविटी को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं या इफेक्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं अनकंट्रोलेबल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। अनकंट्रोलेबल और एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब कि लैंड, रॉ मटेरियल, मैन पावर, ये बाहर से आते हैं, वो मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते हैं, तो ये भी आपके प्रोडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट करता है। और गवर्नमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि गवर्नमेंट के क्या नियम है, क्या नॉर्म्स है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, आपकी लोकेशन है वहां पे पावर बार बार चली नहीं जाती, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आपके हाथ में नहीं है, ये सब चीजें भी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट करते हैं। अब आते हैं बेसिक डिफरेंस की, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। कि प्रोडक्टिविटी क्या है और परफॉर्मेंस क्या है। प्रोडक्टिविटी जैसे हमने बताया आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, जबकि परफॉर्मेंस क्या है, वो सिर्फ आउटपुट पे ही फोकस करता है। प्रोडक्टिविटी जो है वो आउटपुट और इनपुट दोनों को फोकस करती है। परफॉर्मेंस में क्या आता है, एक्चुअल वर्क डन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड और स्टैंडर्ड वर्क। मतलब कि एक्चुअल वर्क कितना हुआ है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड कितना था। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। इट टेक 3 मीटर्स ऑफ कोट टू क्लॉथ टू मेक ए कोट। मतलब कि आपका जो कोट है या सूट है उसको बनाने के लिए फॉर एग्जांपल 3 मीटर का कपड़ा चाहिए। इन अ डे प्रशांत is expected to make 50 coats and he makes 40 coats from 111 meters of cloth। तो ऐसा कहते हैं कि प्रशांत जो है टेलर, जो दर्जी जो है, वो 50 कोट उसको बनाने थे। मतलब कि उसका एक्सपेक्टेड वर्क था 50 कोट, लेकिन उसने बना कितने पाया तो कि 40 कोट। लेकिन वो 40 कोट के लिए कपड़ा कितना चाहिए था तो कि 120 मीटर्स चाहिए था, लेकिन उसने यूज कितना किया 111 मीटर्स, मतलब 9 मीटर कम कपड़े में उसने 40 कोट बना दिए। तो उसका परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या हुआ 40/50, 40/50, तो वो हो जाएगा 80%।
लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि उसने कम क्लॉथ में कोट बना दिए, जो कि 3 मीटर लगते हैं और 40 कोट के लिए 120 मीटर लगते हैं, तो उसने 111 मीटर्स में ही वो क्लॉथ बना लिए हैं। तो क्लॉथ की प्रोडक्टिविटी मतलब कि क्लॉथ जो है वो 0.36 कोट 1 मीटर में बन गए, जबकि 0.33 बनने चाहिए। तो उसकी प्रोडक्टिविटी मतलब आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। तो इनपुट उसका कितना था 120 मीटर, आउटपुट उसका था 111 मीटर, तो वो लगभग 108% जितना आउटपुट बढ़ गया, मतलब कि 8% प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि उसने वेस्ट बहुत ही कम जाने दिया। यहाँ पे 0 वेस्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने वेस्ट कंसीडर करके 3 मीटर बोला था। तो परफॉर्मेंस इंडेक्स यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से होता है, जो आंसर है वो इस तरीके से आएगा। तो परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी दोनों अलग अलग चीजें होती है। परफॉर्मेंस आमतौर पे जो स्टैंडर्ड रखा जाता है उसके हिसाब से देखा जाता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है वो कितना आप वेस्ट कम करते हो इसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। जितना वेस्ट कम होगा उतनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो आज का लेक्चर आप प्रोडक्टिविटी के बारे में समझ गए होंगे। आपको अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या लाइव क्लास के दौरान। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम प्रोडक्टिविटी के बारे में कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और यस, आपका टास्क है प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन लिखना और कौन से फैक्टर्स जो है वो प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट करते हैं उसके बारे में लिखना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।